एक प्रॉब्लम देखें। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ a cube. Find the angle between the diagonals of a cube. अब देखिए, जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं, अब इसे ध्यान से समझना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स, कि हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख रहे हैं। देखिए, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। अब हम क्या करें, एक क्यूब बनाया। अब इस क्यूब में हम लोग इस टाइप से अरेंज कर रहे हैं कि इसका एक वर्टेक्स जो है उसे हमने कहा ओरिजिन O। अब हम कहते हैं जो क्यूब है उसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। अब लेंथ को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, ब्रेड्थ को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया और हाइट जो है उसे हमने जेड एक्सिस के अलोंग बनाया। तो इस टाइप का यदि हम फिगर बनाते हैं तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे नेमिंग करना चाहें, हमने कहा इसे A, B, C, D, E, F एंड G। अभी हमने नेमिंग कर दी। अब देखिए, इस पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं क्यूब, क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्यूब के लिए सारी साइड्स इक्वल है, तो हम लोगों ने कहा कि लेंथ हम क्या ले लें, A। यदि हम A अज्यूम करते हैं तो मैं इस A पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे स्मॉल a, 0, क्योंकि A पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है। इसी टाइप से इस हम B पॉइंट की बात करने जाएं तो B पॉइंट के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, क्योंकि ये B पॉइंट जो है वो कहां है, x और z प्लेन पे। x z प्लेन पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो हमने कहा a, 0 एंड a। ये जो C पॉइंट है वो z एक्सिस पर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दें 0, 0 एंड a। जो D पॉइंट है वो YZ प्लेन पर है, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 है। अब x कोऑर्डिनेट 0 है तो हमने x को 0 करा, y और z को a लिखा। E जो है वो z y एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a, 0। जो F है वो पॉइंट जो है वो हमारा xy प्लेन पर है। अब xy प्लेन पर है तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट a एंड z कोऑर्डिनेट 0। सिमिलर, अब ये जो G पॉइंट है, अब ये G पॉइंट जो है ना वो स्पेस में है। ये ना तो x एक्सिस पर है, ना y एक्सिस पर है, ना z एक्सिस पर है और ना ही किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर है। तो हमने कहा कि ये G पॉइंट स्पेस में है और स्पेस में यदि है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हमने इसे कहा a, a एंड a। अब देखो जरा इस चीज को एक बार समझो अच्छे से। हम इसका एग्जांपल लें, ये जो हमारा डस्टर है, अब थोड़ा सा अज्यूम करें कि ये हमारे लिए एक क्यूब है। एक्चुअली में ये क्यूबॉइड है, लेकिन हम कहते हैं यदि सारी लेंथ इक्वल हो जाए तो ये क्यूब है। अब हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, मैंने कहा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहा ओरिजिन, तो मैंने कहा ये O हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन है, ये एक एक्सेस है, इसे मैंने कहा x एक्सेस, एक एक्सेस ये है y एक्सेस और ये एक एक्सेस है z एक्सेस। या फिर यहां से देखिए, इसे मैं कहता हूं ओरिजिन। यदि ये ओरिजिन है तो ये x एक्सेस हो गया,
इधर साइड वाला जो है ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये जो हाइट है इसे हमने कहा z एक्सिस। तो देखिए ये 3 एक्सिस हो गए। अब हम यदि इस प्लेन की बात करने जाएं तो हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, ये पॉइंट, ये जो है प्लेन एक्स जेड प्लेन हो गया। ये प्लेन जो है ये हमारा होगा एक्स वाई प्लेन, और इसी टाइप से ये वाला जो प्लेन है हमारा ये होगा वाई जेड प्लेन। अब सुनो, यदि हम यहां पे कहना चाह रहे हैं कि ये एक वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने कहा कि ये एक वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन पर। ये वाला पॉइंट जो है ये z एक्सिस पर है, ये वाला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमारा कहां है, एक्स जेड प्लेन पर। अब एक्स जेड प्लेन पर है तो देखिए ये एक्स जेड प्लेन पर कौन सा पॉइंट था, बी वाला। तो हमने इसी चीज को इमेजिन करा कि ये ओरिजिन हो गया o, ये हो गया a, ये हो गया आपका c z एक्सिस पर है, और ये पॉइंट हो गया b पॉइंट। इसी टाइप से अब हम जैसे y एक्सिस की बात करें, ये y एक्सिस था हमारा। अब यदि हम इसको y एक्सिस कह रहे हैं तो y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, आपको ये जो पीछे साइड से आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है e वाला जो y एक्सिस पर है। हम कहते हैं ये जो पॉइंट आएगा नीचे, ये कहां है, xy प्लेन पर, और xy प्लेन पर है तो ये पॉइंट हो गया हमारा f, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी हमारा आ जाएगा a वापस अगेन। अब देखिए हमने कहा कि टोटल 8 वर्टाइसेस हैं, उसमें से 7 वर्टाइसेस जो हैं वो या तो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस पर हैं, या फिर किसी प्लेन पर हैं। देखिए 1 2 3 and 4 5 6 और 7। तो हमने कहा कि ये टोटल जो है 7 ये कहां आ रहा है, किसी प्लेन पर। लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है b g, ये g जो है ये वाला प्लेन है, ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वो किसी भी प्लेन पर नहीं आ रहा है, मतलब ये कहां पे है, स्पेस में। और यदि ये स्पेस में है तो इसके लिए जो तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे a a a, ठीक। अब हमने यहां से कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब हमें यहां पे ये बताना है, हमें एंगल फाइंड करना है, वो भी डायगोनल्स के बीच में। तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डायगोनल है क्या। एक तो हम यहां से कहेंगे कि ये O को यदि मैं G से ज्वाइन करता हूं, OG, तो OG एक डायगोनल होगा यहां पर, एक डायगोनल हो गया आपके लिए OG। अब OG कैसा है देख लो, हमने कहा था ये O है, और जो स्पेस वाला पॉइंट है वो G वाला पॉइंट ये वाला है, ये इधर साइड से। तो ये O ये G, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक डायगोनल मिलेगा। तो हमने कहा ये OG हो गया। अब देखिए इस O पर इधर साइड कौन सा पॉइंट है, क्योंकि O है और x एक्सिस पे पॉइंट देखना है तो ये A है, और इधर साइड जो आ रहा है G के इधर वो पॉइंट आ रहा है आपका A, जो है वो किससे ज्वाइन होगा, D से, AD। देखिए इमेजिन कीजिए इस A को जब हम D से ज्वाइन करेंगे तो जो AD आएगा, AD आपका एक यहां पर क्या होगा, डायगोनल। तो हमने कहा एक डायगोनल यहां पे क्या आ गया, OG, एक आ गया AD। इसी टाइप से हम यदि थर्ड डायगोनल की बात करने जाएं तो हम क्या लिखें, हम थर्ड डायगोनल की बात करें तो एक हो जाएगा F, और इस F को आप ज्वाइन करेंगे C से। F को जब आप C से ज्वाइन करेंगे तो CF जो है वो एक डायगोनल होगा, और जो लास्ट है वो होगा B, और इस B को जब मैं E से ज्वाइन करूंगा तो BE, तो BE एक डायगोनल है। तो देखिए हमारे पास टोटल जो डायगोनल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। अब 4 डायगोनल्स है हमारे पास। अब हमें एंगल बताना है, एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स, क्योंकि हम चारों के बीच में एंगल फाइंड करने जाएंगे तो एंगल इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है। तो अब हम क्या करें, किसी भी दो के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। चलिए हमने कहा सबसे पहले हमने एक वेक्टर ले लिया OG, तो OG के लिए यदि हम पोजीशन वेक्टर लिखने जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। अब यहां तो A A A और यहां 0 0 0, तो हमने लिखा इसे AI कैप प्लस AJ कैप प्लस A K कैप माइनस 0 I कैप माइनस 0 J कैप माइनस 0 K कैप। फाइनली जो हमें मिलता है AI कैप प्लस AJ कैप प्लस A K कैप। ये आ गया आपके पास OG वेक्टर। ऐसे यदि हम AD वेक्टर बताएं तो AD जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या आ रहा है, यहां से D के कोऑर्डिनेट्स देखिए आप यहां, तो 0 I कैप प्लस 0 I कैप प्लस AJ कैप प्लस A K कैप माइनस A। अब A पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा है आपने, तो इसे लिख दीजिए माइनस AI कैप माइनस 0 J कैप माइनस 0 K कैप। तो यहां से फाइनल हमें पोजीशन वेक्टर मिलता है माइनस AI कैप प्लस AJ कैप
प्लस ए, ठीक है, और ये आ गया आपके पास एडी वेक्टर। अब एक वेक्टर मिला आपको ओजी वेक्टर, एक मिला एडी वेक्टर, आपको इन दोनों के बीच में एंगल पता करना है। हमें पता है कि एंगल फॉर्मूला क्या होता है, हम कहें यदि उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, डॉट प्रोडक्ट से हम लिख सकते हैं ओजी डॉट एडी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओजी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एडी। चलिए ओजी की वैल्यू रख दीजिए यहां से, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट एडी जो वेक्टर है वो है माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप और अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहां से यदि हम ओजी का मैग्नीट्यूड पता करते हैं तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट 3 ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर, और सेकंड वाले के लिए भी करेंगे तो वो भी आएगा अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर। तो देखिए अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखें तो क्या आएगा यहां से a इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहां से मिल रहा है ए स्क्वायर बाय 3 ए स्क्वायर, फाइनली आपको मिला 1/3। तो हमने कहा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3 जो आ रहा है ये हमारा है एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। अब आप किसी भी डायगोनल के लिए, किसी भी क्यूब के लिए एंगल फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस 3। अब देखिए क्यूब है, अब क्यूब आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है कि उसका लेंथ कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 20 है, तो लेंथ ऑफ साइड जो है इसमें जो आ रहा है आपके पास क्यूब के लिए, तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारे एंगल के फॉर्मूले में नहीं आता, क्योंकि एंगल जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है लेंथ से। तो आप किसी भी लेंथ के क्यूब के लिए एंगल कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर हमेशा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 ही होगा। प्रॉब्लम नोट करें, विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज prove that the point A 1, 2, 3, B 4, 0, 4 and C -2, 4, 2 are collinear. With the help of direction ratios, prove that the points A, B and C are collinear. Solve करें। आपके पास 3 पॉइंट हैं A, B, C, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है और वो भी डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से। अब देखिए हम लोग कहते हैं यदि हम यहां से बनाने जाएं, हमने कहा ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है, हम कह रहे हैं ये तीनों कोलिनियर है। इसका मतलब है हम कहेंगे कि AB और AC जो है वो आपके कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है। अब हम कहते हैं दोनों ही AB और AC जो है सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब हम सबसे पहले क्या करें, डायरेक्शन रेशियो पता करते हैं AB वेक्टर के लिए। अब आप A के लिए कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए, 1, 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है 4, 0, 4 एंड C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -2, 4, 2। अब हम कहते हैं AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब इसके लिए हमें क्या बताना है, इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे AB के लिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखिए 4 - 1, तो 4 - 1 रेशियो, हम दूसरा कहें 0 - 2 रेशियो। अब इसका रेशियो आपको किसे देखना है, z वाले के लिए, तो वो कितना आ रहा है 4 - 3। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे रेशियो क्या मिल रहा है आपको 3, रेशियो यहां से आ रहा है -2, रेशियो यहां से आ रहा है 1, तो 3:2 -1। ये जो आया ये किसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आ गया आपका AB वेक्टर के लिए। इसी टाइप से यदि हम AC के लिए पता करें, अब AC के लिए यदि मैं dr पता करता हूं, अब डायरेक्शन रेशियो AC के लिए क्या हो जाएगा,
c माइनस a, तो x2 माइनस x1 -2 -1 रेशियो 4 माइनस 2 एंड रेशियो यहां से 2 माइनस 3। जरा देखिए ये हो जाएगा -3, रेशियो यहां से हो जाएगा 2, रेशियो यहां से होगा -1। यदि मैं इसको -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रेशियो क्या आता है 3 रेशियो -2 रेशियो 1। और ये रेशियो और AB और AC दोनों के लिए डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों लाइन कैसी है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सेम लाइन नहीं बोलना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है तो दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। लेकिन AB और AC में एक पॉइंट A जो है वो कॉमन है। अब यदि दो पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। अब दो कंडीशंस में डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं और उसमें से एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब यही वाली लाइन इसी पर बन जाए, मतलब वो कोलिनियर हो जाए। तो हमने कहा क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है इन दोनों में और उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल है, इसका हम कहते हैं कि A, B एंड C आर कोलिनियर। इसे नोट कर लीजिए।